ये क्या था किताब में ऐसा, ये आपको अब फील होता होगा, तब तो लिखते वक्त इंसान डेफिनेटली नहीं, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान बातें सोचता है, ऐसा क्या था कि रेलिवेंट रहेगी किताब इतने साल तक? मतलब मैंने कभी भी किसी भी अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। जी सर। कभी कोई फॉर्म नहीं भरा मैंने। तो लाइक कैसे कॉल आया अचानक से कि मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड भी रख सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। नहीं, सही में मुझे को बिल्कुल पता नहीं था। 25 जनवरी तक मुझे पता नहीं था। अच्छा। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कोई नाम भी प्रस्तावित है। तो अगर आप अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा के रखते हो, उनको डेवलप करते हो अगर, तो जिंदगी में आपको फेल होने का कोई चांस ही नहीं। तो आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। आप ये सोचो कि अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है और सिलेक्शन हो गया तब क्या होगा। फंस जाएंगे तब फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। तो ठीक है, जिस समय किताब आई, किताब जिस समय फाइनली पब्लिश हुई 1992 में। नहीं पब्लिश कैसे हो गई सर? 8 साल आपने लिखा, पब्लिशर से आपने कब बात स्टार्ट की? ओ जब मैं लिख रहा था ना किताब, 2-3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए थे। तो चूंकि मेरा नाम, मैंने शुरू में ही कहा कि हो गया था, पढ़ाना शुरू किया था, उसी समय से मेरे रेपुटेशन बहुत हाई थे। तो पटना में एक बुक फेयर हुआ था, बड़ा सा बुक फेयर होता था, हर साल होता था। तो उस साल जो बुक फेयर हुआ उसके अंदर में टाटा मैकग्रॉ हिल का भी स्टॉल था। अच्छा। तो टाटा मैकग्रॉ हिल वाले और एक किताब चाह रहे थे जो कि रेस्निक हेलिडे के पैरेलल हो, इंडियन वर्जन, नॉट इंडियन वर्जन, कहीं से भी आए, क्योंकि क्योंकि ये जो है रेस्निक हेलिडे वो मैकग्रॉ हिल का नहीं है, किसका है मुझे अब ध्यान भी नहीं है किसका है। तो मैकग्रॉ इंडिपेंडेंट कुछ चाहते थे, उनका कॉम्पिटिटर खुद ही चाहते थे। हाँ, तो इसके लिए वो जहाँ तहाँ वो लोग ढूंढ रहे थे कि कोई बढ़िया ऑथर हो तो लिखवाया जाए। तो जहाँ कहीं वो लोग जाते थे तो उनके जो सेंट्रल टीम थी वो ढूंढती थी कि कोई बढ़िया कोई प्रोफेसर हो जो अच्छा लिख सके। तो पटना बुक फेयर में जब वो लोग आए तो उन लोगों ने इस बात की चर्चा यहाँ के प्रोफेसर्स के साथ में की कि ऐसे ऐसे हम लोग का एक प्रोजेक्ट है, हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा फिजिक्स का प्रोफेसर हो जो कि रेस्निक हेलिडे के टक्कर की किताब लिख सके। तो लोगों ने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया कि वो तो लिख रहे हैं, वो तो बहुत बहुत बढ़िया टीचर भी हैं और वो लिख भी रहे हैं किताब और इसी लेवल पे भी लिख रहे हैं। तो वो लोग मेरे घर पे आए। 1984 में मैंने शुरू किया था ना, 86-87 में कभी आए होंगे। तो वो उनके जो एमडी वगैरह, नॉट एमडी, इधर के जो इस जोन के जो हेड थे, वो किसी को ले करके मेरे पास आए और उन्होंने फिर अपना बताया कि हम लोग ऐसा चाहते हैं टाटा मैकग्रॉ हिल की तरफ से कि एक ऐसी किताब कोई लिखे जो कि रेस्निक हेलिडे को बीट करे। तो मुझे उनका शब्द बहुत खराब लगा। क्योंकि आपके लिए तो रेस्निक हेलिडे मतलब वहीं से था, मतलब हाँ। तो मैंने उनका कहा कि देखिए आप बहुत गलत जगह आ गए, वो इतनी अच्छी किताब है कि उसको बीट नहीं करना चाहिए किसी को भी। ये आपका प्यार था ना उस किताब से इतना लंबा। तो मैंने कहा ये तो बहुत, ये तो आप भूल जाइए कि उस किताब को कोई बीट कर सकता है, और कर सकता भी हो तो उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ। ये अलग लेवल का रिस्पेक्ट है सर आपका। कर सकता भी हो तो करना नहीं चाहिए। तब उन्होंने नहीं वो मेरा वो मतलब नहीं था ऐसा वैसा। हम लोग किताब चाहते हैं कि एक उस तरह की किताब, उस लेवल की किताब किसी के द्वारा आए हमारे पब्लिकेशन से। तो ऐसे करके वो शुरुआत हुई। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने बताया कि हमें पता चला कि आप लिख रहे हैं। हमने कहा हाँ कुछ कर तो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें भेजिए, चैप्टर्स भेजिए, क्योंकि उनको लोगों ने बता रखा कि ये एच सी वर्मा नाम का जो व्यक्ति है उसकी रेपुटेशन बहुत हाई है, बहुत अच्छा पढ़ाता है वगैरह वगैरह। तो वो पीछे पड़ गए मेरे। तो फिर उन लोगों ने कहा तो ठीक है। तो एक आध 2 चैप्टर 3 चैप्टर मैंने, जो उस समय तक तैयार थे, जैसे भी तैयार थे मतलब जिस स्टेज में थे, भले ही उसके बाद 7 बार बदल गए हों। अच्छा। तो हमने वो टाटा मैकग्रॉ हिल को भेज दिया। उन्होंने इसके रिव्यू कराए, बॉम्बे में और पंजाब में और कहाँ 3-4 जगह उन्होंने रिव्यू कराए। उनको रिव्यू के परिणाम बड़े अच्छे मिले, लोगों ने बड़ी तारीफ़ की उनके रिव्यूअर्स ने। तो फिर KM सैंडल नाम था जो मेरे साथ डील कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे आपकी तो किताब ऐसे और आपकी तो किताब वैसे और ये और वो, आप कब दे रहे हो?
हमने कहा ये ना पूछो कब दे रहे हो। और अभी कितने साल हुए हैं आपको लिखते हुए अभी? 3 साल हुए। अरे अभी तो बहुत बाकी है। तो मुझे पता भी नहीं था ना कि कितने साल बाकी हैं, ये भी पता नहीं था कि 5 साल बाकी हैं, कि 3 साल बाकी हैं, कि 2 साल बाकी हैं, कि 1 साल बाकी है, कि 10 साल बाकी हैं। तो मैंने कहा देखो अभी तो बहुत लग रहा है कि प्राइमरी स्टेज में है, तो हमें समय लगेगा, कितना लगेगा पता नहीं, लेकिन कुछ साल लगेंगे, महीनों में तो काम नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन पकड़ लेंगे क्या हम लोग? बिजनेस। हाँ, बिजनेस नेक्स्ट सेशन। हाँ, तो इस तरह से चलता रहा, उनसे चलता रहा। हाँ। और ये आ गया समझिए 91। और 91 में मेरी किताब तैयार हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट अपनी तरफ से मेरा तैयार हो गया। तब फिर हमने उनको मैन्युस्क्रिप्ट दिया कि लो भाई तैयार हो गया, ले लो। तो वो ले गए। उसके बाद उनकी बैठी मार्केटिंग टीम। अभी तक तो एकेडमिक टीम थी ना, अब बैठी मार्केटिंग टीम। और मार्केटिंग टीम ने जब उनको अपना फीडबैक दिया तो उन्होंने मुझे दिल्ली कॉल किया। और मैं दिल्ली गया और उनके ऑफिस के अंदर में मीटिंग हुई, बड़ी सी गोल टेबल के ऊपर, और बहुत सारे उनके पता नहीं 8-10 ऑफिसर्स बैठे हुए थे, एडिटोरियल बोर्ड के लोग और कौन उनके अपने एमडी ये वो। और सबने मेरे लिए कुछ एक बना के रखा हुआ था नोट कि आप अपनी किताब में ऐसे 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 ये सब चेंजेस आप करिए, और इसके स्टाइल में ऐसे बदलिए, और इसके प्रॉब्लम्स में ऐसे बदलिए, और ये करिए, और थ्योरी वैसा कहाँ कम कीजिए, वहाँ ज़्यादा कीजिए, कुछ 10-12 सजेशंस उन्होंने लिख के रखे हुए थे। किताब का नाम बदलिए। हाँ, नाम पर भी उनको बहुत एतराज़ था। आपने नाम क्या रखा था तब? वही कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। अच्छा, तभी से डिसाइडेड था। हाँ, उनको इस पर भी बहुत एतराज़ था कि ये नाम नहीं चलेगा। वो क्या मांग रहे थे सर? वो चाह रहे थे कुछ डिफाइन, मोर डेफिनिट। अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से तो पता ही नहीं चलता ना किसके लिए है। जी, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। हाँ, किसके लिए है। तो वो और डेफिनिट चाहते थे, फॉर IIT या फॉर ये या फॉर कुछ तो हो, एट दिस लेवल कुछ तो हो। और हमने तो बिल्कुल रखा ही नहीं। उस मीटिंग में ना मैं बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। एंड दे वर शॉक्ड, क्योंकि ये मेरी पहली किताब थी और ये इतना बड़ा पब्लिकेशन, वो मुझे ब्रेक थ्रू दे रहे थे, ब्रेक दे रहे थे वो मुझको एक तरीके से। हाँ, और मुझको उस समय भाई अपने कॉलेज में लोग जानते थे, बड़ा अच्छा टीचर है, थोड़ा बहुत पढ़ने में जानते थे। हाँ, सही समझ रहे हैं। हाँ, देश में कौन जानता था। तो वो तो मुझे देशव्यापी बनाने की कोशिश में थे ना, बनाने का ऑफर था ना, और मैं उनकी एक नहीं सुन रहा था। मैं कहा नहीं, ये नहीं बदल सकता। मेरी किताब की न स्टाइल बदलेगी, न उसका कंटेंट बदलेगा, और न उसके न्यूमेरिकल्स बदलेंगे। अरे बाप रे। कुछ भी नहीं बदलेगा, न उसका नाम बदलेगा। अरे बाप रे, इतने कॉन्फिडेंट थे सर आप इसको लेके? हाँ, अरे जिस थीम के लिए मैंने लिखा है, सही भाई कोई किताब बेचने के लिए थोड़ी लिखा है मैंने। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, बिल्कुल। जिस थीम के लिए मैंने लिखा है, वो थीम ही जब मेरी डिस्टर्ब कर दोगे तो ये 8 साल की मेहनत क्या काम आई। वही मतलब, हाँ मतलब आप पैसे ले लो और मतलब चेंजेस हमारे अकॉर्डिंग कर दो। नहीं, सही बात है। तो फिर और आप कितने साल से मेहनत कर रहे हो उस चीज पे? हाँ। अब वो नहीं समझ सकते ना इस बात को। वो तो अपने हिसाब से देख रहे, अपना मार्केट को देख रहे, तो उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन अंत में ये हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ भी अगर नहीं परिवर्तन करोगे तो मेरी मार्केटिंग टीम कहती है कि हम लोग इसको बेच नहीं पाएंगे। हाँ, उनका भी अपना पॉइंट था। और जब बेच नहीं पाएंगे तो हम पब्लिश भी क्यों करें, फिर क्यों करें, कि रखने के लिए हम क्यों पब्लिश करें। तो ऐसा करके फाइनली उन्होंने हमसे कहा कि या तो आप और सोच लीजिए घर जा करके, और नहीं तो फिर हम लोग नहीं पब्लिश कर सकते। तो हमने वहीं उनको डिक्लेयर कर दिया कि हमें ये काफी ह्यूज ऑफर है, मतलब ये मेरे को फील हो रहा है यहाँ से। तो एक टाटा में ये आपकी लाइफ का बहुत ह्यूज ऑफर था जो आप छोड़ रहे हैं, और आपको भी अंदर अंदर आपको अच्छा पड़ा, आपको डाउट था अंदर अंदर कि श्योर थे कि नहीं करना ही नहीं है? नहीं, क्या था ना, देखो क्या था कि मुझको इस किताब के से मुझे कोई रॉयल्टी कितनी मिलनी है इसकी कोई चिंता नहीं थी। अच्छा, ये किताब हिट करेगी कि नहीं इसकी कोई चिंता नहीं थी। ये किताब मुझे फेमस बनाएगी इसकी हमें कोई चिंता नहीं थी।
हम एक इस भावना से चल रहे थे कि रिसर्चर जैसे थे हम, रिसर्च की भी तो मेरी वो है ना, बैकग्राउंड है ना, रिसर्च का कल्चर है ना, तो एक रिसर्चर जैसे होता है, किसी नई चीज को खोजता है, नई चीज को बनाता है, क्रिएट करता है, उसी की उसकी खुशी है। उसके बाद उसका क्या होगा, इतने सारे जो हम लोग रिसर्च करके पब्लिकेशंस करते हैं, बाद में उसका होता क्या है, कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन मुझे खुशी होती, नोटिस रहते हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है कि हमने कुछ नई चीज निकाली। हमने अपने रिसर्च के अंदर में ग्रेफाइट के अंदर में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया, उसको प्रोटॉन बीम से इरेडिएट करके। ओके, अब ग्रेफाइट जो है वो पूरी तरह से वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं है। जी, और उसको फेरोमैग्नेटिक बना दिया, और कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं डाला, केवल प्रोटॉन से उसको बम्बार्ड किया हमने। केवल उसको प्रोटॉन से हमने बम्बार्ड किया ग्रेफाइट के फ्लेक को, और वो फेरोमैग्नेटिक बन गया। अब ये जो रिसर्च किया हमने, उसके अंदर में साल भर करीब लगाया होगा हमने इस पूरे प्रक्रिया के अंदर में, तो उससे हमें कोई रिटर्न तो लेना था, और वो हिट करेगा कि नहीं करेगा, उसका कोई इक्विपमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो क्या होगा, वो थोड़ी था। लेकिन कितनी खुशी हुई कि अरे वाह क्या हमने काम किया है। तो वो स्पिरिट थी ना, तो हमें इस बात की तो चिंता ही नहीं थी कि बिकेगी कि नहीं बिकेगी। कुछ मटेरियलिस्टिक तो वो था ही नहीं, मतलब गोल इसका था ही नहीं। हमें तो एक क्रिएट कर लेना था, नहीं है देखो ये है, किसी को चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो। तो इसलिए वो प्रश्न ही नहीं था कि हम उसके प्रति कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे। तो हमने उनको मना कर दिया, देखा जाएगा, कोई तो पब्लिश करेगा। तो हम उसको लेके चले आए, और अभी ये जो पब्लिशर है भारती भवन। जी, भारती भवन में आप कैसे आए? यही पूछना था। हाँ, तो भारती भवन जो है, उसके वहाँ टाटा मैकग्रॉ हिल के अंदर में अपने लिंक्स थे। वो दोस्त होते हैं ना सब पब्लिकेशन, एक दूसरे के दोस्त तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो इन लोगों को खबर मिली कि ऐसा ऐसा हो गया, आज एक ऐसे ऐसे पटना के ऑथर आए थे, और ऐसा ऐसा उनके साथ में हुआ। बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी, लेकिन मार्केटेबल नहीं है, और वो तो बहुत एरोगेंट हैं, और उन्होंने तो हम लोगों की एक बात नहीं सुनी। तो हम लोगों को ऑफर विड्रॉ करना पड़ा, ऐसा करके उसने बताया। और भारती भवन वाले चूँकि पटना बेस्ड हैं, और उनके यहाँ भी उनके जो मालिक हैं, तो उनके जो बेटे हैं, उन्होंने नया बिजनेस संभाला था, इसमें बिजनेस में घुसे थे वो, और उन्हीं को काम दिया गया था नए मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखने का। तो उनको जब ये पता चला, तो वो जानते थे, क्योंकि पटना में तो मेरी रिपुटेशन थी ही, साइंस कॉलेज में वो कुछ दिन पढ़े भी थे वो। तो वो मुझे जानते थे कि ये तो बहुत अच्छे टीचर हैं करके। तो उन्होंने फिर अपने दूत भेजे फिर मेरे घर पे, कि भारती भवन के साहब आपको, तरीक बाबू आपको चाहते हैं कि आपसे मीटिंग हो, तो आप वहाँ आ सकते हैं क्या, नहीं तो उनको यहाँ लाएं। तो हमने कहा नहीं मैं आऊँगा बिल्कुल। अपने को कोई ईगो थोड़ी है। तो तब मैं वहाँ गया भारती भवन। उन्होंने कहा कि पता चला आपका टाटा मैकग्रॉ हिल से वो टूट गया। मैंने कहा हाँ टूट गया। तो बोले हमको दे दीजिए, हम छापते हैं। तो हमने कहा कि आपकी क्या शर्तें होंगी? आप ही छाप लो, बस चेंज मत करो। तो उन्होंने कहा मुझे सारी कहानी पता है, मुझे सारी कहानी पता है, हम बिल्कुल भी आप जैसा दोगे हम वैसा ही छापेंगे, और कोई शर्त नहीं होगी। तो हमने कहा अच्छा, तब तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, भारती भवन बिहार के बड़े अच्छे पब्लिशर हैं। जी जी जी। उनका नेटवर्क बहुत हाई था। पूरे इंडिया लेवल पर नहीं थे वो, बिहार पे ही थे। लेकिन बिहार के लिए वो बहुत टॉप पब्लिशर थे। उसके बाद उनका सेकंड कोई कंपटीटर था भी तो बहुत पीछे था। लेकिन बिहार के बाहर उनका कोई नेटवर्क नहीं था। अभी ये सब जब चल रहा है, किताब कंप्लीट नहीं हुई है अभी? ये सब 91-92 की कहानी है। अभी किताब कितनी बची है सर? नहीं, किताब हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। अब कंप्लीट है? हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट है। मैन्युस्क्रिप्ट मेरा 91 में कंप्लीट हो गया था। अब ऐसे तो जब तक वो छप नहीं जाएगी उस दिन तक चेंजेस इंसान करता रहता है, लास्ट में तक टीचर इंसान। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन 91 तक में वो आ गया था सब कुछ खत्म। तो इस तब उन्होंने अंत में जब हमने कहा हाँ कर दी, तब उन्होंने कहा कि हमारी एक रिक्वेस्ट है। हमने कहा हाँ बताइए क्या रिक्वेस्ट है? तो बोले हमारे एक ऑथर हैं, एक छोटा सा शहर है बेगूसराय नाम का, बिहार में। तो वहाँ
हाँ, वहाँ के किसी कॉलेज में कोई प्रोफेसर है जो इनके पुराने ऑथर हैं, माथुर, एस.बी. माथुर। तो बोले हमारी रिक्वेस्ट है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट हम उनको पढ़वाएंगे। अच्छा। और वो उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उनको अगर कुछ लगेगा कि इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या कोई कमेंट है, तो वो अपने कमेंट्स लिखेंगे और आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको पूरा फ्री हैंड है, आप उनके कमेंट को माने ना माने, जो भी करें, आप जो करेंगे हम वही छापेंगे। हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने कहा है तो आप करो, लेकिन आप उनकी सुन ले, बस इतना रिक्वेस्ट है जी। हमने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें मुझे कोई समस्या, एब्सोल्युटली कोई समस्या और क्या, सही बात है। हाँ, और वो एक प्रोफेसर को दे रहे हैं ना, मार्केटिंग वाले बंदे को नहीं, सही बात है। प्रोफेसर को दे रहे हैं, तो वो तो एकेडमिक इनपुट देगा। तो उनके साथ फिर हमारी खूब दोस्ती हुई, हम लोग बैठ बैठ करके, और कुछ उसमें उनके सुझाव आए, अच्छे सुझाव आते थे। अच्छा। तो हाँ, अच्छे सुझाव आते थे, तो उसके अनुसार हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा उसके भाषा वगैरह के अंदर में परिवर्तन, इसका ईयर, मतलब ओपन थे डिस्कशन के लिए, बस मार्केटिंग वाले बंदों के साथ नहीं, कोई अगर एकेडमिक्स का बंदा अच्छे सजेशन देता तो आप ओपन थे उस टाइम पे। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे करते कराते फाइनली वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है फाइनल हुई, भारतीय भवन ने इस तरह से उसको पब्लिश किया। सर किस ईयर में हुआ ये? 92 नवंबर। सर 92 नवंबर में बुक पब्लिश हुई, हो गया। और बुक की कितनी कॉपीज निकली पहली बार? आपको तो याद होंगी शायद। हाँ, पहली बार तो उन्होंने शायद 5000 कॉपी छापी थी, जहाँ 5000 कॉपी छापी और मार्केट में सप्लाई कर दी। अभी आपका इतना नाम तो है नहीं कि लोग आपके नाम पे किताब खरीद रहे हो, या ऐसा हो गया था? नहीं, भारतीय भवन का अपना नेटवर्क तो था ना। अच्छा, तो उनके वजह से। हाँ, भारतीय भवन का अपना नेटवर्क था, तो उन्होंने फैलाया, उन्होंने बहुत मेहनत की इस किताब के ऊपर, इसकी मार्केटिंग में उन्होंने बहुत मेहनत की। तब इंटरनेट भी नहीं था सर, तो बुक फेमस कैसे हुई? ओवर द इयर्स या विद इन फ्यू मंथ्स हिट हो गई थी? नहीं, हिट तो बड़ी जल्दी हुई एक्चुअली। हम किसी को कल्पना नहीं थी कि इतनी जल्दी हिट होगी। हाँ, इतनी कल्पना नहीं थी उस समय में। आप तो जैसे बता रहे हैं, आपको लिखते वक्त तो इस बात से फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि फर्क भी नहीं पड़ रहा था। हाँ, उससे तो हमें कोई ज़्यादा फर्क था भी नहीं, लेकिन पब्लिश होने के बाद उन्होंने जो 5000 कॉपी छापी, वो 6-7 महीने के अंदर में ख़त्म कर दी। और टाटा मैकग्रा-हिल का एस्टिमेट था कि साल भर में मिला करके हम 1000-1500 कॉपी भी नहीं बेच पाएंगे जिस ढंग से ये लिखी गई है। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए वो लोग हाथ खींच रहे थे। और इन्होंने अपने 5000 कॉपीज तो ख़त्म कर डाले, 5-6 महीने में दोबारा रिप्रिंट हुआ। उसके बाद फिर इन लोगों ने अखबारों में खूब विज्ञापन वगैरह दिए। उनके अपने लोग तो बिहार में तो पहले ही हुए थे, लेकिन बिहार के बाहर भी फिर उन्होंने उसको एडवर्टाइज़ किया। लेकिन कुल मिला करके मैंने मेहनत की किताब लिखने में, है ना, और भारतीय भवन ने मेहनत की उसको पब्लिश करने में और उसको पब्लिसाइज करने मतलब में। इसकी कोई बात नहीं करता, ये बात तो सच है। मतलब हाँ, ये तो आज आप पहली बार कर रहे हैं, तो हम लोग भी पब्लिसाइज कर रहे हैं। मतलब आपने की होगी, बट मतलब हम लोग जैसे एज ए स्टूडेंट कभी मतलब नहीं। लेकिन भारतीय भवन ने उसमें एक तो सबसे पहले उन्होंने विश्वास जताया। पहले जो टाटा मैकग्रा-हिल ने मुझ पर विश्वास नहीं जताया, लेकिन भारतीय भवन ने मुझ पर विश्वास जताया। मैं कह रहा था सर, नाम तो हम लोग के जैसे बैच में जितने भी लोग थे 10-12 साल हो गए। आज मैं आपका स्टूडेंट हूँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि 10-12 साल हो गए, तो हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नहीं, बट हाँ एच.सी. वर्मा सबको पता है। और एज अ बुक तो पता ही नहीं है। मैंने आपको उस दिन जब मेरी पहली बार आपसे तो मैंने ये कहा कि एच.सी. वर्मा एक इंसान है। मतलब ठीक है, अब हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट उस टाइम मतलब तुम्हारे पास एच.सी. वर्मा है, हाँ, वॉल्यूम 1 है, हाँ, तुमने एच.सी. वर्मा लगाई, हाँ, मतलब हम लोग एच.सी. वर्मा लगा रहे हैं, ये समझ ही नहीं रहे कि ये एक इंसान है। हम लोग एच.सी. वर्मा लगाए, एच.सी. वर्मा का चैप्टर किया। ऐसे ही होता है, अभी भी तो वैसे ही होता है, अभी भी ऐसे। सर कैसा लगता है आपको ये? वो बताता हूँ, लेकिन मैं उसको जरा क्लोज कर दूं तो भारतीय भवन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस किताब को लाने के अंदर में, इसके लिए मेहनत करने के अंदर में जी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इन दोनों के अलावा, मेरे और भारतीय भवन के अलावा, कि हमारी जो फिजिक्स कम्युनिटी है, स्पेशली स्टूडेंट्स, उन लोगों ने इसको इतना हाथों हाथ लिया है, उन लोगों ने इसको इतना हाथों हाथ लिया है, एकदम इसका बहुत स्टीप राइज है। आप पूछ रहे थे ना, ये फेमस, इसका कर बहुत स्टीप है, एकदम बहुत तेजी से बढ़ा है ये। हाँ, पहले ही कुछ साल के अंदर में, 4-5 साल के अंदर में एकदम पूरे देश के अंदर में छाई किताब। तो किताब की तो खैर ठीक है अपनी जगह पर, उसका कंटेंट अच्छा है या उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं या लॉजिकल है या ग्रेडेड है, या हर न्यूमेरिकल जो है उसका एक पर्पस है।
एरर फ्री है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मतलब हाँ एरर फ्री तो हम उतना ज़्यादा हम उसके लिए चिंतित नहीं है, मतलब उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट इस बात के लिए ज़रूर हम कहेंगे, मैंने आई एम प्राउड ऑफ दिस कि उसका हर न्यूमेरिकल का एक पर्पस है, एक पर्पस है, क्यों है वो न्यूमेरिकल वहाँ पे। सही उसका एक पर्पस है, कौन सा फार्मूला मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, कौन सा मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ, तो ये सब कुछ है बढ़िया। भारतीय भवन ने भी बहुत मेहनत की, बहुत बढ़िया। अच्छा। लेकिन सब लोग कहते थे कि अरे आज का स्टूडेंट ये कौन रामायण महाभारत पढ़ता है, उसको तो खाली इम्तिहान से मतलब है, कोई नहीं पढ़ेगा तुम्हारा इतना लंबा लंबा पैराग्राफ, कोई नहीं पढ़ेगा थ्योरी, कोई नहीं पढ़ेगा तुम्हारी किताब, कोई नहीं पढ़ेगा तुम्हारा ये, कोई नहीं करेगा ये, कोई नहीं कर। तुमने अपनी किताब में एक भी सवाल के आगे ये नहीं लिखा कि ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, ये फलाना जगह है, कोई नहीं पढ़ेगा तुम्हारी किताब, कोई नहीं पढ़ेगा आईआईटी में। उल्टा प्रोसेस हुआ, आपकी किताब से क्वेश्चन आए। नहीं तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी जो है, हमारी फिजिक्स कम्युनिटी, वो इतनी मैच्योर्ड है, उसको गलत जज कर रहे हैं हमारे सीनियर्स जो हैं कि आज के स्टूडेंट को क्या मतलब है ये सब रामायण महाभारत पढ़ने से। तो वो स्टूडेंट्स को का जजमेंट जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इतना उसके लिए समझिए एक तरीके से कि जैसे ही कोई अच्छी चीज मिली लपक करके ले लिया उन्होंने, ये मैच्योरिटी की निशानी है ना। तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी ने जो इतनी मैच्योरिटी दिखाई है, और बाद में टीचर्स कम्युनिटी ने भी उसको देखा कि अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये भी आपको कहना चाहिए, एकदम सही बात है। मतलब टीचर्स बहुत रिकमेंड किया आपकी किताब, बहुत रिकमेंड किया। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है कि हमारी जो भारत की कम्युनिटी है उसका भी उतना ही बड़ा योगदान है। आपने कोई कंपटीशन पॉइंट में नहीं रखा था, फिर भी मैंने देखा कि मतलब टीचर्स हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब जो आप पूछ रहे थे ना, एच.सी. वर्मा और कंसेप्ट, हाँ हाँ नाम का, एक मिनट सर, इससे पहले एक इसी पे जब किताब पे बात कर रहे हैं, हाँ ये क्या था किताब में ऐसा, ये आपको अब फील होता होगा, तब तो लिखते वक्त इंसान डेफिनेटली नहीं, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान बातें सोचता है, ऐसा क्या था कि रेलिवेंट रहेगी किताब इतने साल तक, मतलब 92 और अभी 2021। हाँ। और इसका सेकंड एडिशन नहीं हुआ। सेकेंड एडिशन तो आपने लिखा ही नहीं, मतलब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अभी भी कि आएगा। सारी कम्युनिटी सोचती है कि हो सकता हो कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट, मतलब इंप्रूवमेंट अब मतलब क्या बोल रहा है, मतलब कुछ और आप ऐड करेंगे, लाइक हिंदी वर्जन नहीं हुआ, सोल्यूशन किताब नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर हाँ, कैसे रेलिवेंट रह गया ये बहुत मुश्किल है। मतलब हर साल लोग उसी को, हर साल क्या होता है, लोगों की किताब की जो थिकनेस होती है बढ़ती जाती है, पेजेस बढ़ते हैं, बट एकदम रेलिवेंट। क्या आपके पास पब्लिशर कभी आए नहीं कि इसको चेंज करते हैं, ये क्या हुआ है? नहीं आए। इसलिए ना कि जिस समय लिख रहे थे उस समय हमारे आंख के ऊपर वो कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा नहीं लगा हुआ था, है ना। हम नजदीक की चीज देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम दूर की चीज देखने की कोशिश कर रहे थे। फार साइटेडनेस आपको था आइडिया कि ये थी आपकी कि हाँ बिल्कुल। अरे जब हम वो चीज क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक इंडियन कल्चर के एनवायरनमेंट के अंदर में रेशनिक हेरिटेज जैसी अच्छी किताब आने वाली है, तो उसकी तो हमेशा उसकी जरूरत रहेगी ना। और हमारी कम्युनिटी इतनी मैच्योर्ड है, हमारे टीचर्स इतने मैच्योर्ड हैं कि वो उसको समझते हैं, हमारे स्टूडेंट्स इतने मैच्योर्ड हैं कि उसको समझते हैं। तो इसलिए तमाम क्या जेई का पैटर्न बदल गया, तो फलाने का बदल गया, ढिमाके का बदल गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, 2 पेपर होंगे, 1 पेपर होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इस किताब के पे कहीं असर नहीं पड़ा किसी चीज का, और कभी इसमें परिवर्तन नहीं किया कि ये पैटर्न इसका बदल गया तो हम परिवर्तन करें, उसका सिलेबस बदल गया तो हम परिवर्तन करें। कल्ट है सर, अपने कल्ट है, कल्ट कल्चर है वो, मतलब चला आ रहा है। मतलब हम लोग को 10 साल हो गए, अभी हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं एचसीओरमा लगा लो, अभी भी हम लोग वहीं पे हैं, तो कल्ट है वो। हाँ, तो वो चीज जो है जिसमें कि आपने बहुत मन लगा करके वो चीज क्रिएट की है ना, तो वो बदलती नहीं है। तो सर तो काफी कुछ आपकी लाइफ बारे में हम लोग जान गए, और सर सबसे लास्ट में मतलब मेनी कांग्रेचुलेशंस, एंड मतलब यू वर ऑफ कोर्स सर डिजर्विंग, मतलब फॉर द वन ऑफ द हाईएस्ट मतलब ऑनरी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड आपको जो मिला, तो
ये मतलब काफी हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब लाइक तो मैंने कभी भी किसी भी अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। जी सर। कभी कोई फॉर्म नहीं भरा मैंने। तो लाइक क्या ऐसे कॉल आया अचानक से कि मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड भी रख सकते हैं हम अगर आप कहेंगे तो। नहीं सही में मुझे को बिल्कुल पता नहीं था। 25 जनवरी तक मुझे पता नहीं था। अच्छा। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कोई नाम भी प्रस्तावित है। और अचानक वहाँ से कॉल आया, उन्होंने बोला मैं उस मिनिस्ट्री से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ या कौन से मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ, और आपका नाम जो है सो पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। तो मैं कहा क्या बोल रहे हो भाई, किससे इंसान वाली हालत, किससे बात करनी है आपको? तो बोले नहीं आप ही का नंबर मुझे मिला है, यही नंबर मुझे मिला है और HC वर्मा जी से ही बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं को चयनित किया गया है। तो बिल्कुल भी हमें पता नहीं था इसके बारे में। आपके लिए सरप्राइजिंग था, हम लोग के लिए नहीं। एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर कम्युनिटी तो हम लोग को लगता है हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स हम लोग को लगता है हाँ ऑफ कोर्स, और क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाँ तो क्या हो गया, सही सर और क्या। तो सर ये था, तो काफी मतलब हम लोग ने काफी सारी आपकी मतलब लाइफ की काफी बातें हुई और मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आया, बच्चों को भी बहुत मजा आया होगा सर। मतलब बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी बातें स्टोरीज के थ्रू, और मतलब सर मजा आ गया एकदम इस लेवल पे जो हम लोग की बातें हो गई यहाँ पूरा। आपने मतलब बिना किसी झिझक के आपने एकदम फ्रैंकली चीजें बताई। सर एंड करने से पहले बस एक आपसे मैंने आपका इसके ऊपर आर्टिकल भी पढ़ा है कि जो बच्चे अब IITs में नहीं सेलेक्ट होते, नीट जो उनका है उसमें नहीं सेलेक्ट होते, मेडिकल एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं होते, इवन सेलेक्ट होने के बाद अंदर जाके भी बच्चे गलत स्टेप्स लेते हैं, सुसाइड होती है। हाँ, मैंने काफी आपका पढ़ा उस बारे में। सर अगर आप कुछ बच्चों को बताएं कि मतलब क्या यही उनका सबसे बड़ा ड्रीम है। हम लोग ने ऑफकोर्स इसके ऊपर बात की है, बट एक कंक्लूजन में अगर आप इसके ऊपर बच्चों से कुछ बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, देखो क्या है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जेई में पास करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जेई की तैयारी कितनी अच्छी करी वो इम्पोर्टेंट है। आपने जेई पास किया या नहीं किया, अगर आपने मेहनत से उसके लिए तैयारी की है 1 साल 2 साल, तो आपने अपने स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने अपने मैथमेटिकल स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने अपने साइंस के स्किल्स बढ़ाए हैं, आपने सोचने के स्किल्स बढ़ाए हैं, थिंकिंग के स्किल्स बढ़ाए हैं। और अगर आप सही ढंग से सोचना सीख जाते हैं तो आप ज़िंदगी के कभी फेल नहीं होते। आप IIT के जेई में फेल हो सकते हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे अगर आप चीज़ों को एनालाइज करना सीख जाते हैं। अगर कोई सिचुएशन आती है, क्या होता है एक न्यूमेरिकल आता है और हमें समझ ही नहीं आता है, अब वहाँ पर एक आता है कि हम डटे हुए हैं, नहीं बना के छोड़ेंगे इसको, यहाँ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, अंत में फाइनली हम उसको बना के छोड़ते हैं। कई घंटे लग जाते हैं एक न्यूमेरिकल बनाने में। आप इम्तहान के हिसाब से सोचोगे तो समय बर्बाद हो गया, एक सवाल बनाने में 3 घंटे लगा दिए हमने। लेकिन आप ये सोचो उस 3 घंटे में आपने अपने दिमाग में बहुत सारी शक्ति अर्जित की है, आपने अपने दिमाग को बहुत सारा डेवलप किया है। और अगर आप अपने दिमाग को डेवलप कर लेते हो तो आज जो स्पेस साइंस के अंदर में भारत तो दुनिया में इतना आगे है ना, इसरो में, इसमें उसमें, दुनिया कितने IIT के लोग हैं वहाँ पर, कितने IIT के लोग हैं। आज न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम के अंदर में, चाहे वो पावर का हो चाहे वो वेपन का हो, आज भारत जो है वो जितने रिएक्टर्स चला रहा है, 23 रिएक्टर्स चला रहा है और दुनिया के बेस्ट रिएक्टर्स भारत में चल रहे हैं। वो सारे एस्टेब्लिश में आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए कितने IIT के बंदे हैं वहाँ पे। तो अगर आप अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा के रखते हो, उनको डेवलप करते हो अगर, तो जिंदगी में आपको फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जेई में हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, जेई की तैयारी आपने बहुत मन से करनी है। आप ऐसे मन से तैयारी करनी है कि अगर कर रहे हो तो अगर कर रहे हो तो खूब मन से करना है। जिस भी चीज में आप, जिस भी कंपटीशन में हो या जिस भी क्लास में भी पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, तो जिसके लिए भी पढ़ रहे हो एकदम पूरी अपॉर्चुनिटी यूज करनी है अपने को विकसित करने में। ऑनेस्ट अटेम्प्ट था कि नहीं कम से कम। हाँ, क्यों, उसमें लर्निंग होती है ना, उसमें आपको आपका दिमाग खुलता है, जगह जगह पे आप अटकते हो, भटकते हो, फिर मटकते हो। तो ये जो साइकिल चलता है, कभी अटक गए, कभी भटक गए, फिर कुछ बन गया तो मटक गए, ये साइकिल चलता है कई बार सैकड़ों बार। तो उसमें आपका अपना विकास होता है, वो आपकी पूंजी है।
वो आपकी पूंजी है, और वो पूंजी अगर आपके पास में आ गई है तो आप यकीन मानो, आप कहीं रहो किसी जगह पे रहो, आप फेल नहीं हो सकते हो, आप अच्छी जिंदगी जियोगे। हाँ बिल्कुल अच्छी जिंदगी जियो, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। आपका जो एटीट्यूड बन जाए, हाँ फिर आप जिंदगी के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगोगे। तो कोई कारण नहीं है फ्रस्ट्रेट होने का। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, ये कि मतलब अटेम्प्ट आपका ऑनेस्ट हो, मैं समझ गया। मतलब आप मेहनत कर रहे हो तो मतलब तैयारी कर रहे हो, तैयारी ईमानदारी से करो। हाँ सिलेक्शन को तो अलग चीज है। हाँ कुछ नहीं होता सिलेक्शन, ये मत सोचो कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। हाँ? आप ये सोचो कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो कहीं हम फंस ना जाए। हाँ मेरा यही अनुभव है, अलख जी। आईआईटी कानपुर में मुझे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं, हाँ, जिन बेचारों की जिंदगी खराब हो गई आईआईटी में आकर के। क्यों? क्योंकि एग्जाम पास कर लिया उन्होंने जेईई का, और अपने मस्तिष्क का विकास नहीं किया, अपने स्किल्स का विकास नहीं किया। कुछ तो भी करके, कुछ ढेर सारे फार्मूला याद करके, ये वो करके, और कुछ तो भी हो गया, कट ऑफ भी बड़ा कम होता है, तो वो सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर आने के बाद तो उनको कोई कोचिंग देने वाला है नहीं, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला है नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, सबसे मेन चीज, कोई सॉल्यूशन बुक है नहीं, और कोई एक टेक्स्ट बुक है नहीं एनसीईआरटी के टाइप की। बहुत ज्यादा बच्चा स्पून फीडिंग से पहुंच रहा है, ये तो सच है। हाँ, और यहाँ आकर के उसको एकदम से लटका दिया जाता है ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पहले तो खूब सारी स्पून फीडिंग करा दी, उसके हाथों में ताकत बनने नहीं दी, उसके पैरों में ताकत बनने नहीं दी, और वो दुबला पतला और उस तरीके का शक्तिहीन बच्चा, और वहां जाके कह दिया अब तो बस खड़े हो जाओ यहाँ पे, अब दौड़ो दौड़ो। तो फिर वो वहाँ पे उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाती है कुछ बच्चों की, कि हम लोग कहते हैं कि अगर ये फेल हो गया होता अगर जेईई में तो आज अच्छा होता, तो अच्छा होता। आज ये किसी दूसरी जगह के इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा कर रहा होता, बेहतर कर रहा हो, यहाँ से तो बेहतर ही कर रहा होता। तो आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। आप ये सोचो कि अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है और सिलेक्शन हो गया तब क्या होगा। फंस जाएंगे तब फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। तो सिलेक्शन हो या न हो, आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, आपने प्रॉब्लम्स में से रास्ते निकालने सीखे हैं, आपने संघर्ष करना सीखा है, आपने खुद से संघर्ष करना सीखा है, आपको थोड़ी हेल्प मिली है अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से, अपने कोचिंग से, लेकिन आपने खुद से संघर्ष करना सीखा है, आपने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा है। ये स्किल्स अगर आपने डेवलप की है ना, तो ये खाली पढ़ाई के लिए नहीं होती है। दिमाग तो एक ही होता है ना, उसी दिमाग से ज़िंदगी भी चलती है, उसी दिमाग से पढ़ाई भी होती है। तो दिमाग को अगर आपने इस तरह का डेवलप कर लिया है, प्रॉब्लम सॉल्व करके, चीज़ों को समझ करके, लॉजिकल थिंकिंग करके, तो फिर बाकी की जगह भी वो दिमाग वैसे ही काम करेगा, आप कभी फेल नहीं करोगे। जिंदगी की परीक्षा में आप कभी फेल नहीं करोगे। सही बात। ये तो लर्निंग है, फिजिक्स तो एक पार्ट है। सही बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको तरीका समझ में आ गया, हर चीज से लड़ोगे। तो ऐसा है। चलो ठीक है सर। तो करीब हम लोग ने आपकी जितना हो सकता था इस कन्वर्सेशन में, तो जितनी हो सकती थी आपकी लाइफ के बारे में चीज़ें जानी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग थी मेरे लिए खुद इनफैक्ट, और बच्चों के लिए भी ऑफ कोर्स। मतलब ये वेरी ग्रेटफुल सर कि आपने मतलब ये इनवाइट एक्सेप्ट किया, और इतना फ्रैंकली आपने फ्रीली बात किया। मैं काफ़ी नर्वस था स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा नर्वस था। आज सुबह से मैं नर्वस था, और मैं सुबह से अपनी क्लास भी नहीं ले पाया सर, सही बताऊं तो नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊंगा खड़े होके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुबह से। क्वेश्चन पूछने कैसे क्या करना है। तो वो एक था, मतलब हम लोग बचपन से 11-12 से किताब पढ़े, तो एक काफ़ी मज़ेदार था सर। आई होप बच्चों को भी बहुत मजा आएगा और बहुत सी लर्निंग्स मिली होगी, और ये भी रियलाइज हो गया होगा कि एस.सी. वर्मा सर अब ऑनलाइन भी आ चुके हैं। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर मी एज वेल एंड ऑल द टीचर्स कम्युनिटी। तो सर यहीं पे इस वीडियो को हम लोग करते हैं समाप्त, एंड थैंक यू सो मच ऑनरेबल पद्मश्री श्री एस.सी. वर्मा सर फॉर बीइंग हियर। बच्चों पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।